आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। कभी कभी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जब हम लोग अपने रिजल्ट को नहीं पा पाते हैं या एक हेयर ट्रांसप्लांट एक फेल्ड रिजल्ट देता है, यानी जिसमें ग्रोथ खराब होती है, अननेचुरल दिखती है या बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखती है, उसके बाद उसका करेक्टिव प्रोसीजर कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि हम लोग आगे फिर से ऐसी ही एक प्रॉब्लम को सफर ना करें। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और फाउंडर क्राउन का। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक 29 इयर्स ओल्ड पेशेंट थे हमारे, जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपने 2 हेयर ट्रांसप्लांट्स एक ऐसे क्लिनिक से किए थे जहां पे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस सर्जन्स उनके हेयर ट्रांसप्लांट्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उनका फर्स्ट रिजल्ट अच्छा नहीं था। उसके करेक्टिव प्रोसीजर के लिए वो वापस उनके पास गए और नॉर्मली क्लिनिक्स क्या करते हैं कि अगर एक रिजल्ट अच्छा ना आया हो और उनको वापस कोई भी लिटिगेशंस नहीं चाहिए होती हैं तो वो सेकंड प्रोसीजर फ्री कर देते हैं या बहुत रिड्यूस प्राइस पे कर देते हैं, जो हमें एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर लगता है कि आज हम फिर से एक और ट्रांसप्लांट करा लेंगे और हमें उसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपको जो समझने की जरूरत है वो ये है कि आपका जो डोनर एरिया है वो आपका पूरा रिजर्व है उस पूरी लाइफ के लिए, और अगर हम उसी डोनर में से सारी चीजें निकलवाते रहेंगे एक ही जगह से जहां पे कोई एक्सपीरियंस क्वालिफाइड सर्जन आपका प्रोसीजर नहीं कर रहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। जब ये पेशेंट हमारे पास आए थे तब ये 29 इयर्स के थे। 2 एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट्स कराने के बाद आप देख सकते हैं इनके हेयर की क्वालिटी क्या इनको मिली थी। हेयर लाइन बिल्कुल लो और फ्लैट करी करी गई थी। यहाँ से इनके पूरे मल्टीपल फॉलिकल्स इम्प्लांट थे जो पूरी हेयरलाइन में थे। पूरी फ्रंट से लेकर क्राउन तक के एरिया में बाल इम्प्लांट किए गए थे, जिसमें ना इनको फ्रंट में डेंसिटी मिल रही थी, ना मिड में, ना क्राउन एरिया में। पूरा स्कैल्प कंप्लीटली विजिबल था। आप देख सकते हैं कैसी अननेचुरल हेयरलाइन बनाई गई है, जिसमें मल्टीपल फॉलिकल्स को सीधे एक फीमेल पैटर्न की तरह से नीचे ले आए हैं। मेल्स की नॉर्मल हेयरलाइन हमेशा ऊपर जाके मर्ज होती है टेम्पोरल ट्रायंगल से। इस तरह की हेयरलाइन ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं होती है और बहुत अननेचुरल दिखती है। जब हम ऑब्लिक व्यूज पे देखते हैं तो भी आपको नजर आएगा कि सेम अरेंजमेंट ऑफ फॉलिकल्स और पूरा स्कैल्प की विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल पैचेस हैं। पैराइटल हम्स दोनों साइड से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। ये वाला पार्ट भी पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी इनके लिए, ताकि उसमें हम लोगों को कुछ फुलनेस दिखती। ये इनका फ्रंट अपीयरेंस था और ऑब्वियसली टॉप में भी आप देख सकते हैं कि पूरा खाली ही दिख रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी नेचुरल डेंसिटीज नहीं देता है, लेकिन जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस के साथ जाते हैं उस टाइम पे हम लोग इतना एक इल्यूजन क्रिएट कर पाते हैं कि आपको इस एरिया में कहीं पे भी स्किन नजर ना आए, एटलीस्ट एक ड्राई स्कैल्प। ये अचीवेबल होता है। अब अगर आप इनका डोनर एरिया देखते तो ये पूरा एरिया जो इनका खाली है, आप पीछे देखिए, यहाँ से इनकी रेट्रोग्रेड थिनिंग थोड़ी बहुत होनी शुरू हुई थी और बाकी ये सारा ओवर हार्वेस्ट किया हुआ है। जिस एरिया से एफयूई बहुत ज्यादा निकाला जा चुका है तो यहाँ से भी स्किन नजर आ रही थी। क्राउन जो है वो अभी हमें यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको गीला करके देखें तो यहाँ पे एक इल्यूजन आपको दिखेगा कि ये पूरा एरिया यहाँ तक थिन हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही डोनर एरिया हमारे पास अवेलेबल था जिसको हम यूज कर सकते थे इनकी करेक्टिव सर्जरी के लिए। तो डोनर प्लानिंग नेक्स्ट सर्जरी जो थर्ड प्रोसीजर था इनका हेयर ट्रांसप्लांट का, और वो भी इतनी यंग एज पे, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है इस तरीके से कि मैं अभी भी अगर प्रोसीजर करके पूरा स्कैल्प कवर करना चाहूं तो मैं एक सेशन में शायद वो ना कर पाऊं। इसलिए मैंने इनको जो समझाया था वो ये था कि आपकी हेयरलाइन की अपीयरेंस हमें करेक्ट करनी पड़ेगी, उसको नेचुरल बनाना पड़ेगा। मल्टीपल फॉलिकल्स जो फ्रंट में इम्प्लांट किए गए थे उनको निकालना पड़ेगा। हेयरलाइन की जो एंगुलेशन डायरेक्शंस हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी। उन्हीं फॉलिकल्स को पीछे प्लेस करना पड़ेगा। डोनर एरिया में से और फॉलिकल्स निकालने पड़ेंगे। कुछ बॉडी हेयर हमें बियर्ड के फॉलिकल्स लेने पड़ेंगे। इन सब चीजों को हमने कंबाइन करके इनका प्रोसीजर किया था। जब भी हम करेक्टिव प्रोसीजर करते हैं तो वो हो सकता है पेशेंट का लास्ट चांस हो एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट पाने के लिए, इसलिए उसमें कोई भी 1% रिस्क फैक्टर भी हम नहीं ले सकते हैं जिससे उसके रिजल्ट को हम खराब कर दें थर्ड प्रोसीजर के बाद भी। तो जब हम लोगों ने इनकी प्लानिंग करी थी तो हम लोगों ने यही सोचा था कि इसको करीब 3200 ग्राफ्ट्स करना है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 5500 फॉलिकल्स की जितना ये अमाउंट करेगा। इससे हम लोग पूरे स्कैल्प की कवरेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्रंट और मिड को एक डिसेंट तरीके से कवर करेंगे वर्टेक्स ट्रांजिशन पॉइंट से, जो कि ये एरिया होता है जहां तक हॉरिजॉन्टल स्कैल्प वर्टिकल पार्ट में नीचे जाता है। इसको एफयूटी, एफयूई और बियर्ड हेयर के कॉम्बिनेशन की तरह हमने
प्रोसेस की तरह किया था, जिसमें फॉलिकल्स का आउट ऑफ बॉडी टाइम कम से कम रखा जाता है, बॉडी में से जब बाल निकला है और जब वो वापस लगाया जा रहा है उसका अंतर बिल्कुल कम हो, और बालों को हैंडल बहुत जेंटली किया जाए इस तरीके से कि बाल कहीं पे भी डेसिकेट या ड्राई ना हो जाए। ये सारी चीजों के साथ जब हमने ये प्रोसेस किया, उसके अप्रोक्सीमेटली सर्जरी के टाइम का अगर आप इमेजेस देखेंगे तो ये पूरी हेयरलाइन हमने रेक्टिफाई करी है, फ्रंट से पूरा मिड सेक्शन कवर किया है, यहाँ क्राउन का जो एंटीरियर हॉरिजॉन्टल पार्ट था वहां पे भी एक टेपर डेंसिटी देकर इसकी कवरेज करी है, मल्टीपल जितने फॉलिकल्स थे इनको पंच किया है, यहाँ पे सिंगल फॉलिकल्स और ऐड किए हैं इरेगुलर पैटर्न में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सारे जो फॉलिकल्स एक्स्ट्रा थे इनको सबको पंच करके निकाला गया है। इन्हीं फॉलिकल्स को वापस हम पीछे यूज कर लेते हैं, इसकी कोई वेस्टेज नहीं होती है। ये इनका मार्किंग है सर्जरी के टाइम का, तो आप देखिए इनका डोनर एरिया किस क्वालिटी का डोनर एरिया था, जिसमें ये पूरा एरिया ओवर हार्वेस्टेड था, इसमें हार्डली फॉलिकल्स थे जिसको निकाला जा सकता था। क्राउन की थिनिंग ऑलरेडी यहां तक थी, इसको 2 सेंटीमीटर नीचे तक अगर आप माने कि फ्यूचर लाइफ में और प्रोग्रेस करेगा तो सिर्फ इतना ही डोनर में से हमें जो यूज करना था वो करना था। तो हमने इसी एरिया के अंदर से FUT प्लान किया था जो ओवर हार्वेस्टेड एरिया था, जिससे हमें करीब ऑलमोस्ट 1800-1900 ग्राफ्स मिल गए थे, और बाकी थोड़े बहुत फॉलिकल्स जो ये सेफ दोनों एरिया से FUE से निकाले गए थे, कुछ फॉलिकल्स बियर्ड से लिए गए थे, जिसके बाद का 1 ईयर का फॉलोअप आप देख सकते हैं। हेयरलाइन में वो नेचुरलनेस लेकर आए हैं हम, जिसमें सिंगल फॉलिकल्स की प्रेजेंस आपको दिख रही है। ये जितने यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा इम्प्लांटेड फॉलिकल्स थे इनको यहाँ से रिमूव किया है ताकि एक नेचुरल मेल की तरह इनका हेयरलाइन का फॉल हो। सेम चीज दूसरी पूरी हेयरलाइन को भी पूरा रिमूव करके यहाँ से फॉलिकल्स और इसको भी हम पूरा रिग्रेस करके लेके गए हैं पीछे ताकि वो नेचुरल लगे। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कवरेज हमने प्रॉपर्ली फ्रंट से क्राउन तक की एंटीरियर पार्ट तक दी है, जिसमें पैराइटल हम्प्स को भी रिपेयर किया है। आइडियली इसमें हम टेम्पोरल ट्रायंगल्स भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि पेशेंट इससे बहुत ज्यादा बॉदर नहीं था तो उस पर हम नहीं गए हैं। तो आपको जो समझने की जरूरत है वो कुछ पॉइंट्स हैं। आपके सर्जन की एक्सपर्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सर्जन खुद प्रोसीजर परफॉर्म करे बहुत जरूरी है, और अगर आपके साथ प्रीवियस प्रोसीजर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं तो नेक्स्ट प्रोसीजर से पहले 100% एटलीस्ट 2-3 एक्सपीरियंस सर्जन्स को कंसल्ट कर लें। मैं आशा करता हूं आपको एक इंसाइट मिली होगी कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सैलून ट्रीटमेंट नहीं है, एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसको आप कहीं पे भी जाकर किसी से करा सकें। और अगर आप इस चीज से सफर कर रहे हैं कि आपने प्रीवियसली खराब हेयर ट्रांसप्लांट्स करवाए हैं तो उसको करेक्टिव प्रोसीजर को करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।